हाय फ्रेंड्स, जीके बूस्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जीके बूस्टर का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और ये 60,000 प्रश्नों का एक संग्रह है। 60,000 प्रश्नों की मल्लिका के नाम से ये कोर्स आ रहा है और संपूर्ण जीके जितने भी सब्जेक्ट जीके में रहते हैं सभी एक ही कोर्स में आपको मिलेंगे। अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जब भी मैं ये वीडियो लाऊँ रोज़ देखा कीजिए इस वीडियो को। इसमें मैंने स्पीडी, यूनिक, रुक्मणी, घटना चक्र, ल्यूसेंट सभी का सार एक साथ कंप्लीट किया है। तो चलिए, हमने इसके 32 क्वेश्चन पहले देख लिए थे पिछले वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके प्लेलिस्ट की वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह कुबेर, सबसे अधिक अंडाकार कक्षा वाला ग्रह अरुण या सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह वरुण। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है उसको बुध नहीं माना जाता है, शुक्र को माना जाता है। पहले हम इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वो है शुक्र, जबकि सबसे दूर का जो ग्रह है वो है कुबेर, मतलब प्लूटो। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का जो प्लूटो को, जो कि अब ग्रहों की श्रेणी से उसको हटा दिया गया है 2006 में, तो सबसे दूर का ग्रह प्लूटो है। हालांकि 24 अगस्त 2006 को प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया है। प्लूटो को अब क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया है। उल्लेखनीय है कि प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त किए जाने के बाद नेपच्यून को सबसे दूरस्थ ग्रह माना जाने लगा है। तो सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, ये भी गलत हो जाएगा। दूर ग्रह अब नेपच्यून हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे अंडाकार कक्षा वाला ग्रह जो है वो अरुण है, ये सही हो जाएगा। और सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह वरुण है, ये भी गलत हो जाएगा। जो सबसे दूरस्थ पृथ्वी से होगा, जो सबसे पास में होगा पृथ्वी के, वो सबसे धीरे धीरे घूमेगा। जो सबसे लेट होगा वो जल्दी घूमेगा। तो सबसे धीरे घूमने वाला वरुण, ये भी गलत हो जाएगा। तो और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा और सबसे दूर का ग्रह कुबेर अब हट गया है, नेपच्यून हो गया है। अगर नेपच्यून ऑप्शन में हो तो नेपच्यून लिखिएगा, अगर नेपच्यून नहीं हो तो कुबेर को लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मान्य दिशाओं के आधार पर मानते हुए कौन सा ग्रह सूर्योदय के समय पश्चिम से होगा, मतलब पश्चिम से उसका सूर्योदय होगा। पृथ्वी पर मान्य दिशाओं को आधार मानते हुए कौन से ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? बुध, अरुण, शनि या शुक्र। तो देखिए, बुध का और शुक्र का, बुध और शुक्र का सूर्योदय जो है वो पश्चिम से होगा। याद रखिएगा, किसका? बुध और शुक्र का। किसका होगा? बुध का और शुक्र का। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जबकि अरुण और शुक्र पृथ्वी की दिशा के विपरीत, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो अरुण और शुक्र कब कहाँ घूमेंगे? विपरीत घूमेंगे पृथ्वी के, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमेंगे। इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण और शुक्र ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों पर सूर्योदय हमेशा पूरब में होता है और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। अगला है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होगी। देखो, न्यूनतम दूरी को हम बोलते हैं उपसौर और अधिकतम दूरी को हम बोलते हैं अपसौर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या होता है, उनकी जैसे जैसे घूमती रहती है तो उनकी दूरी में परिवर्तन आता रहता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है, जिसको उपसौर बोलते हैं। जबकि इनके बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। न्यूनतम दूरी की घटना क्या कहलाती है? उपसौर। और अधिकतम दूरी की अवस्था क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी अयांत, मतलब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा के, मतलब ये दक्षिण में जो संक्रांति का त्यौहार पड़ता है वो कब पड़ता है? 22 दिसंबर को पड़ता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होगी? 3 जनवरी को होगी।
स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, मतलब 22 दिसंबर को, और रातें छोटी होती हैं, तथा उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। 21 जून क्या होता है? तो 21 जून को ये जो तिथि होती है 21 जून, यहाँ पे कर्क रेखा 21 जून को हमारे उत्तर भारत में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि जो होती है, जो दिन का समय होता है, सर्वाधिक लंबा होता है। तो आपसे पूछे कि सर्वाधिक लंबा दिन कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? 21 जून। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पे रातें छोटी होती हैं। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, मतलब 21 जून को क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति, क्योंकि कर्क रेखा पर होता है, अर्थात अथवा ग्रीष्म अयनान, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों स्थितियों को देख लेते हैं। तो 21 मार्च और जो 23 सितंबर है, यहाँ पे क्या होता है? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है किस स्थिति को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों स्थितियों में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। इस स्थिति को विषुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव भी कहा जाता है। जबकि 21 मार्च की जो स्थिति है, तो इसे वसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को जो स्थिति होती है उसे शरद विषुव कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है 3 जनवरी, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे 3 जनवरी को होता है, और उसको उपसौर बोलते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं, जो 4 जुलाई को पड़ता है। इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि उपसौर अपसौर पृथ्वी की परिक्रमण गति के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य से अधिकतम दूरी मतलब 15.2 करोड़ किलोमीटर। इस स्थिति को सूर्योच्च या रवि उच्च होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर पर होती है। इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं। अपभू एवं उपभू चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको उपभू बोलते हैं, और जब दूर होता है सबसे तो उसको अपभू बोलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है, अभी हमने पढ़ा है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? 3 जनवरी, 22 दिसंबर या 4 जुलाई? तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति जो होती है वो हमेशा समान होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि घूमने की गति, दूरी ज़रूर ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन पृथ्वी की अपनी जो धुरी पर घूमने की गति है वो सदैव समान होती है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 1610 किलोमीटर पर घंटे की एक समान गति से घूर्णन करती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी, मतलब लगभग 24 घंटे। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है। सौर दिवस तथा नक्षत्र दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सौर दिवस और नक्षत्र दिवस दोनों की अवधि समान होती है। सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है, सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से कम होती है, दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा कि सौर दिवस की अवधि जो होती है वो नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। याद रखिएगा आप, क्या होता है सौर दिवस, क्या होता है नक्षत्र दिवस, जो हम पढ़ते हैं। तो सौर दिवस जब एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है, जब कोई एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य लगातार 2 बार गुजरता है तो उसमें वो लगा हुआ जो समय होता है वो क्या कहलाता है? सौर दिवस कहलाता है। इसकी अवधि 24 घंटे होती है, जबकि नक्षत्र दिवस पृथ्वी के घूर्णन में लगा समय जब तक दिए हुए तारे के संदर्भ में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति पर वापस नहीं आ जाती, वो नक्षत्र दिवस कहलाता है। तो सौर दिवस की अवधि नक्षत्र दिवस से अधिक होती है। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट होती है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य, पृथ्वी चंद्रमा, बृहस्पति सूर्य, कुबेर सूर्य। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी होती है औसत, उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। याद रखिएगा, किसके बीच की दूरी? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। एक खगोलीय मात्रक इक्वल टू क्या होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। खगोलीय एकक जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है।
अगला है पृथ्वी से सूर्य सितारों की दूरी को किस में नापते हैं? तो पृथ्वी से सितारों की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस में नापते हैं? तो पृथ्वी जो सितारों की दूरी है उसको प्रकाश वर्ष में नापा जाता है, या तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष किस दूरी को कहते हैं? जो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में तय करता है। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और इसका मान क्या होता है? 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर अथवा 9.4 × 10⁻15 मीटर। फैदम क्या होता है? फैदम जो समुद्र में गहराई मापने की इकाई होती है। फैदम क्या होता है? समुद्र में गहराई नापने की इकाई होती है। नॉटिकल मील क्या होता है? नॉटिकल मील सामुद्रिक दूरी की इकाई होती है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का क्या होता है? तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान का भार कम हो जाता है। द्रव्यमान स्थिर होता है तथा भार में कमी आती है। केवल द्रव्यमान में कमी आती है, द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि चंद्रमा की सतह पर जब हम किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान स्थिर हो जाता है लेकिन उसकी भार में कमी आती है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, जब हम चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान स्थिर होता है और भार में कमी आती है। क्या पढ़ेंगे? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हो जाता है, मतलब उस जो गुरुत्वी त्वरण का मान है वो 1/6 रह जाता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा जो होती है पदार्थ की वो द्रव्यमान कहलाती है, जबकि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को भार कहते हैं। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। भार को हम W से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से और गुरुत्वीय त्वरण को G से। तो W = होता है mg। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? एक सौर मास, एक नक्षत्र मास, एक संयुति मास और एक संयुक्त मास जो होता है वो लगता है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा करने में। तो पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ चंद्रमा की सूर्य के सापेक्ष गति भी है। पृथ्वी की परिक्रमा गति के विपरीत चंद्रमा सूर्य की ओर पूर्व की ओर चलता है, जिससे यह पृथ्वी की परिक्रमा में 2.5 दिन पीछे रह जाता है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा में 27 दिन 7 घंटे की अपेक्षा लगभग 1 महीना लग जाता है। इसे ही चंद्रमास 30 दिन का माना जाता है। सूर्य की सापेक्ष गति के कारण चंद्रमा प्रतिदिन 50 मिनट देर से उदय होता है। क्यों उदय होता है? सूर्य की सापेक्ष गति के कारण ये उदय होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का सदा एक ही भाग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, चंद्रमा को घूर्णन की दिशा में पृथ्वी की घूर्णन की दिशा से उल्टी है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों परिक्रमा में समान समय लगता है, चंद्रमा उसी गति से घूमता है जिस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इन चारों में कौन सा आंसर है? क्या कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है? इसका कारण है कि चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों परिक्रमा में समान समय लगता है। जब समान समय में घूमेंगे तो हम एक बार में एक ही भाग उसका देख पाएंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा के परिक्रमण और घूर्णन अवधि एक ही है, जिसके कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगा पाता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। यही कारण है कि वो हमें एक भाग दिखाई देता है। अति उच्च ज्वार कब होते हैं? जो ज्वार भाटा जो आपने नाम सुना होगा, जो समुद्र में चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ये इस प्रकार से ज्वार भाटा होते हैं। जो ज्वार, ये नीचे का भाटा, फिर ज्वार, फिर ये नीचे समुद्र में जो लहरें होती हैं उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। अति उच्च ज्वार जब समुद्र में बहुत तेज़ लहरें उत्पन्न होती हैं, जब पूर्णिमा का दिन होता है, तो ये पूछ रहे हैं कि अति उच्च ज्वार कब? अति उच्च ज्वार को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड से कब होते हैं? अमावस्या, चंद्रमा का पहला चतुर्थक, चंद्रमा का तीसरा चतुर्थक, चंद्रमा या पूर्णमासी कब होता है? तो जो उच्च ज्वार होते हैं वो अमावस्या और पूर्णिमा को होते हैं। उच्च ज्वार कब होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, उच्च ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा को। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अति उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं? तीनों एक ही सीध में होते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित आकर्षण पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह अमावस्या
यह जो अवस्था होती है अमावस्या या पूर्णिमा को उत्पन्न होती है। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 23.5 कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर, इसके बाद दक्षिण ध्रुवीय व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही। देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे होती है, सबको पता है। मकर रेखा 66.5 डिग्री लेकिन उत्तरी अक्षांश में नहीं होती, मकर रेखा जो होती है दक्षिणी अक्षांश पे होती है, तो ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर और दक्षिण ध्रुवीय व्रत 66.5 डिग्री, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी 0 डिग्री देशांतर नहीं होती है, तो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मकर रेखा जो होगी 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर होगी और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 0 डिग्री नहीं होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतरण निर्धारण किया गया था। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सी गलत है, दूसरा और ये तीसरा। मकर रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग जल संधि के समांतर टेढ़ी मेढ़ी खींच रेखा है, मतलब वो बेरिंग जल संधि रहती है हमारे भारत के जो मैप है, बेरिंग जल संधि आती है उसके बिल्कुल समांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसमें 7 मोड़ होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा के पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है और जब पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। दक्षिण ध्रुवीय व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका व्रत भी कहा जाता है। दक्षिण ध्रुवीय व्रत 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका व्रत कहा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होंगी। श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। श्रीनगर मतलब हमारे भारत के बिल्कुल उत्तर में है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, तो जो श्रीनगर है वहाँ पे कभी भी समकोण पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। पढ़ लेते क्योंकि श्रीनगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित है और सूर्य 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर या दक्षिण में कभी नहीं जाता है। यही कारण है कि श्रीनगर में कभी भी जो सूर्य की किरणें हैं समकोण पर नहीं पड़ती। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कौन सा होगा बताइए। 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर, 23 मार्च। भी मैंने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को पड़ता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है जो विश्व में दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा दिन कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर। अगर यही उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कब पड़ता है, 21 जून को पड़ता है, और अगर यही दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो कब पड़ता है, 22 दिसंबर को पड़ता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। चूँकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इस दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। खालिस्तान से खालिस्तान की ओर जाते हुए दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। तो अगर हम भूमध्य रेखा से, मतलब ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है और ये ऊपर ध्रुव है, तो अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कर्क तथा मकर रेखा से परे सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है। शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए कर्क तथा मकर रेखा सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती, ये तो सही है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, ये भी सही है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है तो उसको विषुव कहते हैं, ये भी सही है। ये सही नहीं है कि शीत अयनांत के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। शीत अयनांत के समय सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति बोलते हैं और यह 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ग्रीष्म अयनांत का ग्रीष्म अयनांत 21 मार्च, शीत अयनांत 22 दिसंबर, पतझड़ विषुव 21 जून, बसंत विषुव 23 सितंबर। तो इसमें कौन सा सही बोल रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला, तीसरा और चौथा सही नहीं है। इसकी पहले आप देख लेते हैं। ग्रीष्म अयनांत जो पड़ता है 21 जून को पड़ता है, शीत अयनांत पड़ता है 22 दिसंबर को, पतझड़ विषुव पड़ता है 21 मार्च को, बसंत विषुव पड़ता है 21 मार्च को और शरद विषुव पड़ता है 23 सितंबर को। शरद विषुव कब पड़ता है, तो ये डेट पूरी याद रख लीजिएगा। ग्रीष्म अयनांत 21 जून, शीत अयनांत 22 दिसंबर, मतलब जब जो सूर्य की किरणें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं।
पतझड़ विषुव कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध। शीत अयनांत मतलब होता है जब सूर्य की किरणें हैं दक्षिण में लंबवत पड़ती हैं, उस समय हमारे उत्तर भारत में सर्दी होती है। जब हमारे दक्षिण भारत में सर्दी होगी तो उसको ग्रीष्म अयनांत बोलेंगे। तो बसंत विषुव 21 मार्च को पड़ता है, बसंत ऋतु का जो समय होता है। पतझड़ विषुव 21 मार्च को पड़ता है, जब पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। शरद विषुव जो होता है 23 सितंबर को पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 51 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर बोलने में कोई गलती हो जाती है तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही करवा दूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।